चंद्रगिरी मालवा और बुंदेलखंड के सीमांत क्षेत्रों में महाभारत काल के शिशुपाल द्वारा बसाया गया एक प्राकृतिक संपदाओं से भरपूर, कई झीलों, नदियों और घाटियों से घिरा हुआ एक विशाल नगर, जो बदलते समय के साथ चंदेरी नाम से प्रसिद्ध होता है। गुप्त वंश व प्रतिहार वंश के कालखंड तक यह भव्य नगर मध्य भारत का एक प्रमुख व्यापार केंद्र हुआ करता था और दक्कन व गुजरात जैसे प्राचीन बंदरगाहों से इस नगर का सीधा जुड़ाव हुआ करता था। नौवीं और 10वीं शताब्दी के कई जैन मंदिर व उससे भी पौराणिक बौद्ध मठ इस नगर के भव्य अतीत के प्रमाण देते हैं। नगर के तमाम धरोहरों के स्वर्णिम इतिहास व इसके गौरवशाली अतीत में झांकना एक सुखद अनुभूति देता है। इन बड़ी बड़ी सी झीलों के किनारे बने प्राकृतिक हवादार महलों से भरपूर ठंडी हवाओं का बहाव बरबस अपने अतीत की ओर झांकने को मजबूर कर देती हैं। समय के बदलाव के साथ गौरी, खिलजी व तुगलक जैसे बाहरी लुटेरों ने भी छल से यहां अपनी सत्ता स्थापित की। इस नगर के भव्य निर्माणों को अपना रंग देने का भी प्रयास किया। पर चंदेरी पर आक्रांताओं का कब्जा अधिक समय तक कभी न रह पाया। इसी क्रम में मुगल शासक बाबर, जो कि एक क्रूर एवं वहसी लुटेरा था, जिसे हमारे देश के कुछ तथाकथित इतिहासकार महान शासक बताकर महिमा मंडित भी करते रहते हैं, जिसके रगों में केवल दुराचार और लूट की भावना हुआ करती थी। उस समय चंदेरी के आसपास के लगभग सभी राज्यों में बाबर का ही आधिपत्य हुआ करता था और चंदेरी पर राजपूत शासक मेदिनी राय खंगार का आधिपत्य हुआ करता था। बाबर के खिलाफ कई महत्वपूर्ण युद्धों में मेदिनी राय का राणा सांगा का साथ देना व राजपूत शासित रियासत होने के कारण चंदेरी को व मेदिनी राय को इतिहास के सबसे बड़े जौहर के रूप में कीमत चुकानी पड़ी। जनवरी 1528 को खानवा के युद्ध में पूरी तरह से घायल राणा सांगा तत्काल युद्ध लड़ने में असमर्थ थे। इस मौके को देखते हुए और चंदेरी के कुछ गद्दारों के समर्थन से बाबर ने चंदेरी किले को चारों तरफ से घेर लिया। और चंदेरी को स्वयं को देने व न देने पर युद्ध का संदेश मेदिनी राय के पास भेजता है। चंदेरी की तुलना में बाबर की सेना बहुत विशाल थी, पर मेदिनी राय राणा सांगा के विचारधारा वाले योद्धा थे। बहुत छोटे से सैन्य दल के साथ किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर ही वे बाबर और उसके सेनाओं पर टूट पड़े। भयानक युद्ध होता है। दिन भर चले इस युद्ध में मेदिनी राय को वीरगति प्राप्त होती है। किले के मुख्य प्रवेश द्वार पर हुए इस रक्तपात का मंजर बहुत ही डरावना था। इस प्रवेश द्वार के आसपास का हर कोना रक्त की मोटी परतों से जम गया था, जिसके कारण ही इस द्वार को खूनी दरवाजा नाम दिया गया।
जिस प्रकार सिर पर कफन बांधे ये वीर राजपूत बाबर के विशाल सेना पर टूट पड़े थे, उसी प्रकार किले के भीतर छत्राणियों ने भी आवश्यकता पड़ने पर जौहर की तैयारी पूरी कर ली थी। सुबह से शाम तक हुए इस भीषण युद्ध में मेदिनी राय की वीरगति प्राप्त होने की खबर किले के भीतर रानी मणिमाला के पास पहुंचती है। और किले पर कब्जे के लिए बाबर किसी भी समय किले में प्रवेश कर सकता है, यह सूचना पाते ही पहले से ही तैयार जौहर कुंड को आग के हवाले कर दिया जाता है। और खुद को वहशी दरिंदों के हवाले करने से बेहतर अग्नि को सौंपना सम्मानजनक मानते हुए एक एक कर 1600 छत्राणियों ने खुद को अग्नि को समर्पित कर दिया। भारत के इतिहास में यह सबसे बड़ा जौहर दर्ज हुआ, जिसकी आग की तीव्र ज्वाला तकरीबन 15 कोस दूर से ही देखा जा सकता था। आज भी उस धधकती आग के लौ से जले हुए पत्थर जौहर कुंड के पास साफ देखे जा सकते हैं। चंदेरी आज भी हर वर्ष 29 जनवरी को उन छत्राणियों की याद में जौहर दिवस मनाता है। जीत की मधोसी में किले और रानियों पर कब्जा करने की नीयत से जब बाबर किले के अंदर आता है तो वहां का मंजर देख के उसके होश उड़ जाते हैं। गुस्से से बाबर पागल हो जाता है और अपने सैनिकों को किले को ध्वस्त करने का आदेश देता है। इस घटना के बाद बाबर का कब्जा कुछ ही दिनों तक इस किले पर रहता है। इसके बाद फिर से एक हिंदू शासक इस किले पर युद्ध करके अपना अधिकार प्राप्त करता है और किले का वह सभी स्मारकों का निर्माण फिर से करवाता है। सत सत नमन है इस धरती को जो बैजू बावरा जैसे महान संगीतज्ञ और मेदिनी राय जैसे वीर राजपूत की धरती थी। और सत सत नमन है उन महान देवियों को जिन्होंने अपनी आन बान के लिए खुशी खुशी अपने प्राण न्योछावर कर दिए।